ट्वेल्थ बायो का चैप्टर 6 जो है वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जल अवशोषण और रसारोहण दो मेन टॉपिक है इसके अंदर, और सीधा जो है 3 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। नोट्स मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिए हैं, तो नोट्स के अकॉर्डिंग भी मैं आपको इसमें इंक्लूड करते हुए पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले देखो बेटा, जल अवशोषण। जल जो है हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण कंटेंट है ना। मनुष्य के लिए क्यों? क्योंकि हमारा शरीर का जो 55% रक्त ही ले लो, उसके अंदर 55% जो है प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है कि मतलब प्लाज्मा 55% होता है, और 8% क्या होती बाकी जो 45% है वो कोशिकाएं होती है ना। तो उस जो प्लाज्मा होती है उसका 92% उसका बना होता है, जल का बना होता है, यही होता है। तो जल जो है समस्त जीवों के लिए क्या है, मतलब मेन कंटेंट हम मान सकते हैं, इम्पोर्टेंट एक जो है कंटेंट है हमारे जीवन के लिए, है ना। तो पादपों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों है पादपों के लिए जल महत्वपूर्ण? क्यों? क्योंकि कई सारे जो खनिज है वो मृदा से क्या होते हैं, पादपों को प्राप्त होते हैं, और वो खनिज जो है और जो पदार्थ हैं वो जल की सहायता से पौधे के अंदर तक क्या करते हैं, पहुंचते हैं। आगे बात समझ में, इसीलिए जल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जल को मृदा, अब अगर हम लोग बात करते हैं तो जल जो, जैसे ये पौधा है, ठीक है, ये पौधे की क्या होती है, जड़ होती है ना। तो ये जो जड़ होती है उसके साइड में इस तरह से, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि ये है प्राथमिक मूल, जैसे कि द्विबीजपत्री पादपों में ये निकलती है द्वितीय, और फिर अगर इससे भी निकलती है तो क्या होती है, तृतीय, तृतीय मूल, है ना। ये इस तरह से निकली रहती है। अब यहाँ पर छोटे छोटे बाल जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसे कहा जाता है मूल रोम, है ना। मूल रोम क्यों होते हैं? जल की जो अवशोषण की सतह है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं ना। तो मिट्टी के अंदर जितना भी जो जल है उसको क्या किया जाता है, मूल रोम के द्वारा या जड़ों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और फिर आपको पता है उत्तक जो हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर जाइलम का काम होता है। जाइलम क्या करता है, जो मृदा में उपस्थित जो जल है उसको मूल द्वारा ग्रहण कर कर ठेठ कहाँ तक पहुंचाना, जो पौधे के वायवीय भाग है, जैसे कि पत्ती, तना, शाखा, वहां तक पहुंचाने का काम किसका है, जाइलम का, है ना। तो H2O को मूल से पौधे तक पहुंचाने का काम जिस संवहन ऊतक का है वो कौन सा है, जाइलम, है ना। तो जाइलम के माध्यम से क्या किया जाता है, जो वायवीय भाग है वहां तक जल को क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। तो मूल रोम जो है वो जल अवशोषण की सतह, अवशोषण का मतलब ही होता है कि मिट्टी के अंदर उपस्थित जल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करना, ग्रहण करना, किसके माध्यम से, जड़ के द्वारा। ये जो क्रिया है वो अवशोषण कहलाती है। अवशोषण का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है। रसारोहण क्या होता है बाद में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो जल है वो कहाँ उपस्थित है, ये जल जो है वो मृदा या मिट्टी के अंदर उपस्थित है, ठीक है। तो मिट्टी के अंदर अलग अलग प्रकार के जो है जल पाए जाते हैं, है ना। उन जलों को क्या किया जाता है, उन जल में से उपयोगी जो जल होता है, सारा जल, जैसे कि सपोज गुरुत्वीय जल होता है। गुरुत्वीय जल क्या होता है, जैसे बारिश होती है तो नीचे से क्या है, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है ना। तो पृथ्वी की सतह पर बारिश की वजह से जो जल आया है ना, वो जल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चला जाता है और किसके अंदर चेंज हो जाता है, भूजल के फॉर्म में आ जाता है। तो ये जल क्या पौधे के लिए उपयोगी है क्या? नहीं है ना। दूसरा है, बारिश की अंदर जो है ढलान की वजह से बेकार चला जाता है जल, है ना, नदियों वगैरह में, तो इसको हम कहते हैं अप्रवाहित जल, ढलान की वजह से बहकर चले जाना। तो इसका क्या पौधा यूज कर पाता है, नहीं कर पाता, है ना। दूसरा आता है केशिका जल। मिट्टी के जो कण होते हैं उन कणों के बीच में गैप होता है, तो यहाँ पर जो जल होता है, इन कणों के, अवकाशों के, और इस जो मिट्टी के कणों के चारों ओर जो जल होता है उसे कहा जाता है केशिका जल। तो पौधे किस जल का उपयोग करते हैं, केशिका जल का उपयोग करते हैं। इसके बाद आणविक जल भी होता है, जो जैसे कि हम जिसको हम क्रिस्टलीय जल के रूप से भी हम लोग जानते हैं कि मिट्टी के अंदर जो लवण पाए जाते हैं उनसे भी बंध बना लेता है जल, है ना।
Fe2SO4 है, इस तरह से। तो ये जल जो है क्रिस्टलीय जल के रूप में भी उपस्थित होता है, तो वो जल भी पौधों के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखो सामने स्क्रीन पर मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं बेटा, ये दे दे रखा है, इसके अंदर मृदा जल के प्रकार दिए हुए हैं ना। तो सबसे पहला है वाहित या अपवाहित जल, जो है वो किसे कहा जाता है। पहला प्रकार है जल का, या इसको हम बहता जल जो है उसके नाम से भी जानते हैं। वर्षा के बाद भूमि ढलान के कारण बहने वाला जल, ये भूमि है, ठीक है, ये बारिश हुई, यहाँ पर पानी आया है, लेकिन ढलान की वजह से ये जल क्या हो गया है, बहकर चला गया है ना। तो ये जल है पौधों के लिए अनुपयोगी होता है, और इस जल को जो बहकर चला जाता है उसको बहता जल या वाहित जल कहते हैं। दूसरा आता है गुरुत्वीय जल। वर्षा के बाद जल को गुरुत्वाकर्षण के कारण मिट्टी में रिस कर भौम जल स्तर तक पहुंच जाता है, इसे गुरुत्वीय या भौम जल कहते हैं। ये भी पौधों के लिए उपयोगी नहीं है। फिर आता है केशिका जल, ये भी मैंने जो समझाया बेटा वही है। वह जल जो मृदा कणों के बीच उपस्थित छिद्रों, रंध्रों व नलिकाओं आदि में भरा रहता है ना। मृदा के जो कण होते हैं उनके बीच में जो घेप होता है, उस घेप के अंदर क्या होता है, जल पाया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, केशिका जल के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे, है ना। तो केशिका जल जो होता है उसका प्रयोग क्या किया जाता है, पौधों के द्वारा किया जाता है। तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौधों के लिए जल का कौन सा प्रकार काम में आता है। तो पौधों के लिए जड़ों के द्वारा जो अवशोषित किया जाता है वो होता है केशिका जल। समझ आ गया। फिर आता है आर्द्रता जल। जल की कुछ मात्रा मृदा कणों के चारों ओर पतली परत के रूप में मजबूत बलों के द्वारा चिपकी रहती है, जिसे हम आर्द्रता जल कहते हैं। यानी जल की मात्रा क्या होती है, जो मृदा के कण होते हैं, है ना, उन कणों के चारों, जैसे ये कण है तो इसके चारों ओर एक बंध बनाकर क्या करती है, चिपकती है, तो इसको भी पौधा अवशोषित नहीं कर पाता। ओनली सिर्फ केशिका जल का उपयोग करता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है रासायनिक अनुबंधित जल। वह जल जो मृदा के कणों में उपस्थित लवणों के साथ रासायनिक रूप से क्या रहता है, संयुक्त रहता है। जैसे FeSO4 है, उसमें 0.7H2O, तो ये क्रिस्टलीय जल के रूप में इसने फिर सल्फेट से क्या कर रखा है, बंध बना रखा है ना। फिर है Na2SO4, उसमें 10H2O, तो ये लवण जो होते हैं उनके साथ क्रिस्टलीय जो है जल के रूप में जो जल पाया जाता है वो भी पौधे अवशोषित नहीं कर पाते। फिर आता है वाष्पीकृत जल। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जल जो कि अधिक तापमान के कारण वाष्पीकृत हो जाता है, क्या कहलाता है, वाष्पीकृत जल कहलाता है। यानी जो भी सतह पे है, जैसे कि समुद्र है, तालाब है, उसमें पानी है, धूप गिरती है तो धूप की वजह से पानी अधिक टेम्परेचर की वजह से बॉयल होगा और भाप बनकर ऊपर उठ जाएगा, तो उस पौधे का, उसका भी पौधे उपयोग नहीं कर पाते। तो ऐसे जल को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकृत जल कहते हैं। फिर आता है होलार्ड। मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल की मात्रा क्या कहलाती है, होलार्ड कहलाती है। फिर आता है क्रिसार्ड, क्या होती है, तो मृदा में उपस्थित जल जो पौधों के काम में आता है उसे हम क्रिसार्ड कहते हैं। फिर है इकार्ड। मृदा में उपस्थित वह जल जो पादपों द्वारा अवशोषित नहीं होता है। तो अगर होलार्ड, यानी होलार्ड का क्या मतलब है कि मृदा के अंदर जो टोटल जल उपस्थित है उसको हम होलार्ड कह रहे हैं, ठीक है। क्रिसार्ड किसको कह रहे हैं, जिसको पौधे क्या कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं। और इकार्ड क्या है, जो पौधे मिट्टी में उपस्थित है लेकिन जो पौधे वो यूज में नहीं कर रहे। तो होलार्ड किसका योग हो गया, क्रिसार्ड का और इकार्ड का। क्रिसार्ड को पौधे क्या कर रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं, जबकि इकार्ड को, क्रिसार्ड को तो उपयोग में कर रहे हैं लेकिन ई-कार्ड को पौधे उपयोग में नहीं ले रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये जो है आपके क्या है, मतलब होलार्डी कैपेसिटीज, ये डेफिनेशंस आपको पूछी जा सकती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। फिर है क्षेत्रीय जल धारिता, क्या चीज होती है, इसको फील्ड कैपेसिटी या FC से भी लिखते हैं। मृदा में उपस्थित जल की मात्रा जो गुरुत्वीय जल को निकालने के बाद बची रहती है। यानी टोटल जो है जल जो कि मृदा में उपस्थित है उसमें से आप क्या करो, ग्रेविटेशनल वाटर को, यानी भूम भौम जल जो होता है उसको निकाल दो, तो मृदा में जितना भी पानी बचता है उसे हम क्या कहेंगे, क्षेत्रीय जल धारिता कहेंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि FC जो है वो बराबर होता है किसके, केशिका जल, बाधित जल और आर्द्रता जल के। ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो नहीं आता है। फिर आता है जल धारण क्षमता, क्या चीज होती है, तो मृदा में उपस्थित वह जल की मात्रा जो पौधों के लिए उपलब्ध है उसे हम क्या कहेंगे, जल धारण क्षमता। अब आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक, जल अवशोषण की क्रियाविधि बताइए। तो क्रेमर ने 1949 के अनुसार, मतलब इन्होंने डेफिनेशन दे दी कि पौधे जो मृदा से जल लेते हैं वो 2 तरीके से लेते हैं।
कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? जल अवशोषण के दो प्रकार हैं, निष्क्रिय निषेच जल अवशोषण या पैसिव एब्जॉर्वेशन। सक्रिय जल अवशोषण, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, दोनों में मेन डिफरेंस यही है। सक्रिय जहां पर आ जाएगा वहां किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की। तो ऐसा जल अवशोषण जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो सक्रिय जल अवशोषण। और निष्क्रिय उसमें क्या करते हैं? पौधे मिट्टी से क्या करते हैं? जल ले लेते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं होती, एटीपी यानी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आ गया? डेफिनेशन दे रखी है निष्क्रिय जल अवशोषण की और सक्रिय जल अवशोषण की। तो लेट्स स्टार्ट बेटा, समझेंगे इसको। निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण यानी पौधों में जल अवशोषण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? सक्रिय, और दूसरा कौन सा है? निष्क्रिय। इस एक वीडियो में मैं आपके चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी, ध्यान रखना है ना। तो जल अवशोषण के दो प्रकार है, निष्क्रिय और दूसरा है सक्रिय। ठीक है। मेन जो बेसिक एक डिफरेंस बताया है मैंने कि इसमें एटीपी नहीं चाहिए होता है, इसमें क्या होता है? एटीपी चाहिए होता है। ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्या डिफरेंस है कि आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं एक प्लांट को बना देती हूँ, जैसे ये शाखा हो गई और ये पत्ती हो गई, ठीक है, और ये इसकी मूल हो गई है ना, और ये मूल रोम हो गए, सपोज ये हो गया तना और ये हो गई पत्ती, है ना। अगर मान लो जल अवशोषण का जो कारण है ना, पानी को ग्रहण, ये H2 यहाँ मृदा के अंदर है, ठीक है। तो जल अवशोषण का कारण अगर कहाँ पर स्थित हो? पत्तियों में स्थित हो, ठीक है। जड़ की कोशिका जो है वो एक सहारा प्रदान करती है, एक वे होता है, एक मतलब जो है जल अवशोषण में क्या करती है? एक जल अवशोषण के लिए एक रास्ता प्रदान करती है ना। लेकिन जो मेन कारण होता है जल अवशोषण का, वो अगर कहाँ होता है? मेन रीजन जो होता है वो अगर कहाँ स्थित है? पत्तियों में स्थित है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? निष्क्रिय जल अवशोषण। और जो पत्तियों में मेन रीजन होता है वो कौन सा होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी जो रंध्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, है ना। तो रंध्र के माध्यम से पानी क्या किया जाता है? बाहर क्या होता है? निकलता रहता है, जिसकी वजह से एक खिंचाव उत्पन्न होता है। और इस खिंचाव की वजह से हम लोग क्या करते हैं? जैसे कि आप लोग, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आप लोग सब फ्रूटी वगैरह पीते हो तो अंदर क्या डालते हो? स्ट्रो डालते हो, है ना। यहाँ पर बहुत सारी फ्रूटी है, ठीक है, नारियल पानी पीते हो तो आप लोग स्ट्रो डालते हो, तो स्ट्रो से डायरेक्ट फ्रूटी बाहर थोड़ी आती है। आप क्या करते हो? मुंह से खींचते हो, है ना। तो एक खिंचाव आता है कि नहीं? खिंचाव की वजह से ये फ्रूटी ऊपर चढ़ती है, राइट। तो सेम ऐसा ही है कि यहाँ पर पानी है, लेकिन यहाँ पर ये पानी जो है वो वाष्पोत्सर्जन की वजह से, यानी पानी क्या हो रहा है? भाप के वाष्प के रूप में जो है इस रंध्रों से बाहर हो रहा है ना। तो उस बाहर होने की वजह से क्या हो रहा है? खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि पानी की यहाँ क्या होती जा रही? कमी। अब फ्रूटी आपके मुंह में तो है ही नहीं ना, जैसे मुंह मुंह वाली फ्रूटी आप नीचे नीचे आ जाती है, तो यहाँ पे कमी हो गई है ना, फ्रूटी सारी गले में चली गई, तो यहाँ कमी हो गई, तो आप क्या करोगे? और खींचोगे कि नहीं? तो सेम वो ये कि यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की वजह से जो जल है वो जब बाहर इन्वायरमेंट में चला जाता है वाष्प के रूप में, तो यहाँ पर एक खिंचाव उत्पन्न होता है। उस खिंचाव की वजह से सारा पानी क्या होता है? अ, ऊपर तक आ जाता है ना। तो सेम ये तरीका जो है वो क्या होता है? निष्क्रिय जो है कहलाता है, ठीक है। लगभग 96 से लगाकर 97% पौधों के अंदर जो जल अवशोषण किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? निष्क्रिय जल अवशोषण ही किया जाता है, ठीक है। और सक्रिय के अंदर क्या होता है? 2 से 3% जो है पादप यानी कुल जो पानी ग्रहण किया जाता है ना मृदा से, उसका 2 से 3% जो भाग है वो सक्रिय जो अवशोषण होता है उसके माध्यम से किया जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें तो जो कारण है वो कहाँ है? पत्तियों में, वायवीय भागों में, है ना। यानी तने, शाखा और पत्तियों के अंदर, और मेन जो भाग है वो पत्तियां होती है। लेकिन सक्रिय के अंदर जो केंद्र होता है ना, जल को अवशोषित करने का, वो कहाँ होता है?
मूल में होता है, न कि पत्तियों में होता है। तो ऐसे जल अवशोषण को हम क्या कहेंगे? सक्रिय जल अवशोषण कहेंगे और उसके लिए जो है विभिन्न दाब काम करते हैं और जो नाभ है उनके माध्यम से जल को क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है और एटीपी इसके लिए आवश्यक होती है। तो अब यहाँ पर देखो डेफिनेशंस दी हुई है निष्क्रिय जल अवशोषण। जब जल अवशोषण का जब जल अवशोषण का पत्तियों में स्थित हो, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। जल अवशोषण का जो के कारक है वो कहाँ उपस्थित हो? पत्तियों में उपस्थित हो। इसको कर देना आप एडिट। जल अवशोषण जो है का कारक पत्तियों में स्थित हो और जड़ की कोशिकाएं केवल क्या करती हो? मार्ग का काम करती हो, है ना? तो ऐसे अवशोषण को हम निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। अवशोषण के लिए आवश्यक बलों की उत्पत्ति पौधे के कहाँ उत्पन्न होती है? वायवीय भागों यानी प्ररों में स्थित होती है। सक्रिय जल अवशोषण जब अवशोषण के कारक जड़ में उपस्थित होते हैं, जड़ की कोशिकाएं अवशोषण में सक्रिय भाग लेती है, ठीक है। जल अवशोषण का जो मेन कारण है, जो कारक है, वो कहाँ होता है? जड़ के अंदर होता है, ठीक। तो और जड़ की कोशिकाएं सक्रिय भाग लेती है जल अवशोषण में, तो इसे हम सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। अवशोषण के लिए आवश्यक बल की उत्पत्ति कहाँ होती है? मूल में होती है। अब आ रहा है मैकेनिज्म ऑफ पैसिव वाटर एब्जॉर्बेशन यानी निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया विधि को समझाइए, है ना? कि किस तरीके से निष्क्रिय जल अवशोषण होता है। तो पौधों में जल अवशोषण की ये प्रमुख विधि है, मतलब मेन विधि यही है जिसके माध्यम से पौधे जो है मिट्टी से जल को प्राप्त करते हैं। पौधे अवशोषित जल की 96 से 98% मात्रा इसी विधि से प्राप्त करते हैं। पौधों के वायवीय भागों जैसे कि पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा क्या होती रहती है? जल हानि होती रहती है। जैसे कि मैंने आपको एक डायग्राम बना दिया है, ये पत्ती है ना? अब यहाँ पर ये रंध्र है, स्टोमेटा है, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है? जल जो है बाहर निकल रहा है वाष्पोत्सर्जन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर जल की क्या हो जाएगी? जब पानी इस रंध्र से बाहर हो रहा है तो जल की क्या हो गई है? कमी हो गई है। तो जल की क्या होती रहती है? पत्तियों के अंदर निरंतर कमी होती रहती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जल हानि के कारण पत्तियों की शिराओं में क्या होता है? एक खिंचाव उत्पन्न होता है। यहाँ पानी की कमी होने पर ये पत्ती की आप देख रहे हो, ये मुख्य शिरा है बीच की बीच में, और ये क्या है? पार्श्व यानी साइड की शिराएं हैं। तो जब जल जो है बाहर निकलता है तो यहाँ जल की कमी हो जाती है, इसकी वजह से ये जो शिरा है उसमें एक क्या उत्पन्न हुआ है? खिंचाव उत्पन्न हुआ है, ठीक है। यह खिंचाव पत्तियों की शिराओं से तने के जल स्तंभ से होता हुआ जड़ों तक पहुंचता है। जल जो है यानी ये जो खिंचाव है वो पत्ती से कहाँ पहुंचता है? ये तना। जल स्तंभ का मतलब है यहाँ वो भाग जिसमें जल क्या आता है ना? तो ये खिंचाव जो है वो ऊपर से ठेठ बिल्कुल कहाँ पहुंचता जाता है? नीचे जो जड़ होती है वहां तक पहुंचकर कहाँ तक पहुंच जाता है? मूल रोम तक पहुँच जाता है। अब खिंचाव है तो क्या करेगा? जब भी आपको कोई खींचेगा तो आप उसकी तरफ भागोगे कि नहीं भागोगे? तो सेम यही चीज़ यहाँ पर भी हुई है कि यहाँ पर खिंचाव उत्पन्न हुआ, उस खिंचाव की वजह से इस मूल रोम के पास मिट्टी में जितना भी जल है वो सब कहाँ एंटर कर गया? अंदर एंटर कर गया और फिर यहाँ से पानी ऊपर तक क्या करता है? पहुँचता है, जहाँ पर कहाँ है? खिंचाव का केंद्र होता है। जैसे सेम वही प्रोसेस है जैसे आप फ्रूटी को शक करते हो, है ना? मुँह के द्वारा। पत्तियों की शिराओं से तने के जल स्तंभ से होता हुआ जड़ों तक पहुंचता है, जिससे मूल रोम द्वारा मृदा से जल सतही मूल में खिंच जाता है। वाष्पोत्सर्जन के अधिक होने पर जल अवशोषण भी क्या होता है? तेज होगा। क्यों? वाष्पोत्सर्जन में ज्यादा जल बाहर आ रहा है, ज्यादा जल बाहर आ रहा है तो ज्यादा कमी हो रही है, तो ज्यादा ज्यादा पानी को अवशोषित किया जाएगा। तो ये हो गया आपका अ, निष्क्रिय जल अवशोषण। अब आता है सक्रिय जल अवशोषण की विधि, क्रिया विधि की किस प्रकार होता है। तो यह अवशोषण निम्न कारणों से होता है। अब सक्रिय अवशोषण है वो किस किस कारण से होता है? तो पहला और दूसरा, जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो। यहाँ पर भी तो देखो निष्क्रिय में तो पानी की कमी हो रही थी वाष्पोत्सर्जन के कारण, या लेकिन यहाँ पर जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है पौधे में और कम वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, मतलब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है जो कम हो रही है, ठीक है। जैसे कि रात्रि के अंदर क्या होते हैं? रंध्र क्या होते हैं? बंद रहते हैं ना, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वो कम होती है। तो वैसे समय में कौन सा जो है अवशोषण होता है? सक्रिय जल अवशोषण होता है। फिर है जड़ों की सक्रियता के कारण जड़ों में यानी जड़ों की कोशिकाएं एक्टिव रहती है और कुछ धनात्मक जो बल होते हैं उनका निर्माण होता है, जिसके कारण भी जल अवशोषण क्या होता है। इस अवशोषण के लिए मूलों के जाइलम में उपस्थित जल स्तंभ में धनात्मक बल उत्पन्न होता है, जिसे मूल डाप कहते हैं। क्या हो रहा है? जैसे ये जड़ है,
जैसे अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो सक्रिय जल अवशोषण में क्या हो रहा है बेटा? अभी हम लोग समझेंगे मूल दाब कैसे उत्पन्न होता है, थ्योरीज दी हुई है आपके इस चैप्टर में। तो यहाँ पर ये जो मूल है ना, इस मूल के जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या उत्पन्न होता है? मूल दाब उत्पन्न होता है। ठीक है। अब इस मूल दाब के कारण, इस उत्पन्न मूल दाब के कारण जल जो है वो मूल रोम के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर ये जो जड़ है उसके अंदर ये मूल दाब उत्पन्न हुआ है। ठीक है। उसकी वजह से जल का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। तो ये सक्रिय जल अवशोषण होता है। तो ये चीज आप लोग क्या करना, ध्यान रखना। तो देखो इसके अंदर इस अवशोषण के लिए मूलों के जाइलम में उपस्थित जल स्तंभ में धनात्मक बल उत्पन्न होते हैं जिसे मूल दाब कहते हैं। मूल दाब के कारण जड़ें मृदा जल को बलपूर्वक भीतर की ओर क्या कर लेती है? खींचती है। जैसे ये जड़ है तो यहाँ पर ये मूल दाब उत्पन्न हुआ, इसकी वजह से जड़ जो है क्या कर पाती है? पानी को क्या कर पाती है? खींच पाती है ना। तो ये बल की वजह से होता है जिसे मूल दाब कहते हैं। सक्रिय अवशोषण के लिए मतलब ये जड़ जो है इस जल को ग्रहण कर रही है ना, तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? एटीपी की आवश्यकता होती है। और ये एटीपी किससे आता है? श्वसन, यानी जो ग्लूकोज, कुछ कोशिकाओं में ग्लूकोज क्या हो रहा है? टूट रहा है ना। C6H12O6, C6, यहाँ लिखती हूँ C6H12O6 है ना। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज टूटता है तो जो है एटीपी का निर्माण होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो श्वसन के फलस्वरूप एटीपी बनती है। तो इस एटीपी का प्रयोग जल अवशोषण के लिए किया जाता है। कुल अवशोषित जल की मात्रा का 2 से 4% जो है वो सक्रिय जल अवशोषण के माध्यम से किया जाता है। फिर आता है पादपों में जल मार्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आ रही बात समझ में? ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम के अंदर आता है। 2 साल पहले या 1 साल पहले ये क्वेश्चन, पिछले से पिछले साल या उससे पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारे वापस से आ जाए, है ना। तो पादपों में जल मूल रोम जड़ के जाइलम तक मुख्यतः 3 पत्तों तक पहुंचता है। ठीक है। पार्श्वी प्रवाह किसको कहते हैं? 1 नंबर की डेफिनेशन है, जल का मूल रोम से जड़ के जाइलम तक का प्रवाह। जैसे कि ये तना है ना, और ये जड़ है। ठीक है। और ये है मूल रोम। तो ये जो मूल रोम है उससे जल जो है वो कहाँ पहुंच रहा है? इस जड़ के जाइलम तक। उसे हम क्या बोलेंगे? पार्श्वी प्रवाह बोलेंगे। पार्श्वी प्रवाह के 3 प्रकार होते हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसधानीय। एपोप्लास्ट को अपलवक, संप्लवक और रसधानीय भी कहा जाता है। तो इसको मैं आपको समझा देती हूँ बेटा। पार्श्वी प्रवाह जो है जल का, क्या किसको कहते हैं ये हम लोग समझेंगे। और पार्श्वी प्रवाह के प्रकार कौन कौन से हैं ये हम लोग समझेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो पार्श्वी प्रवाह क्या होना? मूल रोम से किसका? जल का कहां पर पहुंचना? मूल के जाइलम तक। क्या कहलाता है? पार्श्वी प्रवाह कहलाता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसधानीय। कौन कौन सा प्रकार होता है? एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसधानीय। क्या होता है? देखो एपोप्लास्ट सबसे पहले हम लोग समझेंगे। जैसे ये कोशिका है, अब पादप कोशिका है तो कोशिका भित्ति भी पाई जाएगी, है ना। ये कोशिका भित्ति है। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि जो अंतः त्वचा होती है, हम लोगों ने अनुप्रस्थ काट पढ़ी है ना, बाह्य त्वचा, फिर अधः त्वचा, फिर सामान्य वल्कूट और फिर
अंतःस्थ त्वचा होती है ना? तो अंतःस्थ त्वचा पर आपको पता है क्या पाई जाती है? कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं, जो कि किसकी बनी होती है? सुबेरिन की बनी हुई होती है। अब ये जल के लिए कैसा होता है? अपारगम्य होता है ना? और जाइलम क्या होता है? इस अंतःस्थ त्वचा के भी अंदर होता है, तो जाइलम तक पहुँचेगी कैसे? है ना? क्या हो रहा है? पार्श्वीय प्रवाह का मतलब है कि मूल से जाइलम तक पानी का जाना। तो अगर अंतःस्थ त्वचा जो है वो जल के लिए अपारगम्य होती है, मतलब पानी से जा ही नहीं पाता इधर-उधर, है ना? तो फिर ये जो जाइलम अंदर है, वहां तक पानी पहुंचेगा कैसे? मूल रोम से, यानी मूल रोम है उससे वलकुट तक तो आ गई, वलकुट के बाद अंतःस्थ त्वचा आ रही है, तो अंतःस्थ त्वचा क्योंकि अपारगम्य है जल के लिए, और इस अंतःस्थ त्वचा के बाद परिरंभ, और परिरंभ के बाद आता है क्या? जाइलम। तो ये जाइलम तक पहुंचेगी कैसे? तो ऐसे सिचुएशन में जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, पानी जो जाता है वो कैसे जाता है बेटा? कोशिका भित्ति जो होती है उसके सहारे। यानी ये जो कोशिका भित्ति लगी हुई है ना? इस कोशिका भित्ति के ऊपर 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 पानी चिपक कर क्या करेगा? ट्रांसफर होगा। या फिर ये कोशिकाओं के बीच में जो गैप आते हैं, अंतर कोशिकीय अवकाश, यानी ये गैप है, इस गैप से होता हुआ जल क्या करेगा? अंदर पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर तो एंटर ही नहीं कर सकता, क्योंकि कोशिका के बाहर क्या पाई जा रही है? कैस्पेरियन पट्टियां पाई जा रही है ना? तो कोशिका भित्ति के सहारे या कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है, अंतरकोशिकीय अवकाश होता है, उसके माध्यम से अगर जल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एपोप्लास्ट, यानी कोशिका भित्ति के सहारे जो है जल का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर आता है सिम्प्लास्ट। ये जैसे दो कोशिकाएं हैं, ठीक है? अब यहाँ क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य जो होता है, उससे होता हुआ अगर जल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। और तीसरा है रसधानीय। रसधानीय में क्या होता है? कोशिका है, क्योंकि पादप कोशिका है तो बड़ी-बड़ी वैक्यूल्स या धानियाँ पाई जाएगी। तो इन धानियों से होता हुआ अगर जल का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रसधानीय ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। ठीक है? अब एपोप्लास्ट जो है मोस्ट ऑफ द निष्क्रिय जल अवशोषण के समय होता है। बाकी सिम्प्लास्ट और रसधानीय जो है वो किसके अंदर होता है? सक्रिय जल जो अवशोषण होता है उसके अंदर होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये निष्क्रिय के दौरान होता है और ये क्या होता है? सक्रिय के द्वारा होता है। तो ये 3 जो है वो प्रकार है, इम्पोर्टेंट है। आपको जो है सीधा 3 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है और आया हुआ भी है। अभी 2 साल पहले, है ना? तो इसीलिए आपको इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है? तो ये जो है एपोप्लास्ट को हिंदी में अपलवंग कहते हैं, संवलंग कहते हैं और इसको राजधानी पद कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर जो है एपोप्लास्ट वाला समझाया हुआ है। ये देखो कोशिका भित्ति जो है उसके सहारे सारे ये जल का प्रवाह हो रहा है ना? दूसरा आपके जो प्रकार है सिम्प्लास्ट है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य के माध्यम से या द्रव तंतुओं के माध्यम से ट्रांसफर होता है, जिसको अपन डेस्मोसोम का निर्माण करते हैं जब द्रव्य तंतु। फिर आता है राजधानी पथ जो है, इसके अंदर ये जो रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, इनके माध्यम से जल का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक है? तो इनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए सक्रिय हम कह सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट, वो है रसारोहण। कौन-सा है? रसारोहण, एसेंट ऑफ शेप। ठीक है? अब इसके अंदर कुछ थ्योरीज दी हुई है, वो थ्योरीज में से आपको कोई थ्योरी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है इसमें से, तो मे बी पूछ ले, बाकी चांसेस कम ही है। बाकी हाँ, ये जो पार्श्वी प्रवाह है इसके प्रकार जरूर से पूछे जाते हैं ना। तो देखो सबसे पहले परिभाषा, जड़ों द्वारा अवशोषित जल का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पौधों के वायवीय भागों में ऊपर तक चढ़ने की क्रिया रसारोहण कहलाती है। क्या मतलब समझे? जैसे डेफिनेशन, जड़ों द्वारा अवशोषित जल का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत देखो, ये है पौधा, ठीक है, ये मृदा और ये हो गई जड़। ठीक। अब जड़ें क्या कर रही है? पानी को ले रही है, लेकर ऊपर तक पहुंचा रही है। ठीक है, ऊपर तक जाने का काम कर रहा है। जल कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है ना?
लेकिन गुरुत्वाकर्षण कहाँ काम करता है? नीचे की ओर खींचता है। तो ये जल किधर ट्रांसफर हो रहा है? विपरीत ट्रांसफर हो रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, है ना? तो जड़ों द्वारा अवशोषित जल का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पौधों के वायवीय भागों में ऊपर तक चढ़ना क्या कहलाता है? रसारोहण कहलाता है। रसारोहण का मार्ग प्रदर्शित करने के लिए किया गया प्रयोग। पौधों में जल का स्थानांतरण जाइलम तत्वों, विशेषकर जाइलम में उपस्थित वाहिकाओं और वाहिनिकाओं के द्वारा होता है, जिसे निम्न प्रयोग के द्वारा क्या किया? प्रदर्शित किया गया। सबसे पहले आवश्यक पादप जो है वो बालसम पादप पादप होता है, उसका एक पौधा लिया गया। और सेफ्रेनिन जो होता है, देखा हुआ है आपने, है ना? तो सेफ्रेनिन अभिरंजक क्या किया गया? लिया गया। और बालसम जो पादप है वो लिया गया। सेफ्रेनिन क्यों लिया? क्योंकि ये लिग्निन युक्त जो उत्तक होते हैं उनको अभिरंजित करती है। अब आप लोग देखो, इसको मैं आपको समझा देती हूँ। हाँ, देखो क्या होता है। सबसे पहले है रसारोहण। नेक्स्ट टॉपिक है, जल अवशोषण खत्म हो गया है और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रसारोहण। एसेंट ऑफ सेफ मतलब क्या होता है इसका? जड़ के द्वारा, है ना? जड़ के द्वारा जो जल लिया जा रहा है उसको क्या करना? वायवीय भागों तक पहुंचाना, यानी पत्तियां जो है, तना है, शाखाएं है, वहां तक पहुंचाने की ये जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? रसारोहण कहलाती है। ठीक है। अब रसारोहण जो है यानी जल को, जो मूल है वहां से ऊपर तक पहुंचाने का काम किसका होता है? जाइलम का होता है। ठीक है। तो ये जो जाइलम के माध्यम से होता है, इसको प्रयोग के द्वारा समझाइए, है ना? तो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे? ये क्वेश्चन आ सकता है कि जाइलम ही पानी को लेकर जाता है, तो उसके लिए क्या किया? एक पादप लिया छोटा सा जिसका नाम है बालसम, है ना? बालसम लिया और सैफ्रेनीन जो है, इसका जो अभिरंजक है उसको लेकर हमने किस में मिक्स कर दिया? वाटर में मिक्स कर दिया, है ना? विलियन हमने इसका तैयार कर लिया। अभी क्या किया, इस बालासम को हम पादप जो है, इसके अंदर मतलब छोटी सी थोड़ी बहुत पत्तियां लगी हुई है, ऐसे मतलब हमने इसका पादप भाग क्या कर लिया? ले लिया। ठीक है। अब जाइलम जो होता है, जाइलम है, उसके अंदर चार तरीके की कोशिकाएं क्या होती है? पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? वाहिकाएं होती हैं, वाहिनिकाएं होती हैं, और जाइलम मृदुतक होती है जो कि भोजन बनाने का काम करती है, और जाइलम रेशे होते हैं। ठीक है। अब इन पे क्या होता है? किसका जमाव होता है बेटा? किस पदार्थ का जमाव होता है? लिग्निन का जमाव होता है। तो सेफ्रेनिन अभिरंजक लेने का कारण यही है कि जो लिग्निन है ये जल्दी से क्या हो जाता है, जैसे कि हमारे लोगों के हाथ पे ना इंक गिर जाती है तो हमारी स्किन कैसी हो जाती है? नीली। तो ये जो लिग्निन उपस्थित है, ये लिग्निन क्या होता है? सेफ्रेनिन से अभिरंजित हो जाता है, मतलब उसको ऑरेंज रेड कलर का कर देता है, कलर प्रदर्शित कर देता है ना? इसीलिए हमने क्या लिया? सेफ्रेनिन लिया। ठीक। अब ये कहा गया है कि भाई जो जल पहुंचाने का काम है, जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का काम है, वो जाइलम की वाहिकाएं और वाहिनिकाएं और ये जो रेशे होते हैं, यानी इस तरह से ये अरेंज होते हैं, चारों कोशिकाएं एक साथ मिलकर किसका निर्माण करती है? जाइलम का निर्माण करती है, संवहन ऊतक का निर्माण करती है। ये मिलकर क्या करते हैं? पानी को ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं जड़ों से। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम सेफ्रेनिन से अभिरंजित करेंगे तो कलर प्रदर्शित होगा। तो अब इसको करने के लिए इन्होंने क्या किया? सबसे पहले एक बीकर लिया, डायग्राम मैंने आपके बनाया है, बुक में नहीं है। ठीक है। बीकर लेने के बाद उसको सेफ्रेनिन जो है वो पानी के अंदर हम लोगों ने क्या कर दी? डाल दी। तो सेफ्रेनिन जो है उसका विलयन हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, अभिरंजक का। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो बालसम है पादप, उसकी थोड़ी सी इसके अंदर जड़ उपस्थित है ना? ये इसकी जड़ें हैं, और उसके बाद इसकी क्या है? पत्तियां वगैरह भी इसमें थोड़ी सी लगी हुई है। ठीक। अब इसको इसके अंदर रखकर हमने कितने घंटे के लिए छोड़ दिया? 2 आवर्स के लिए या 2 घंटे के लिए हमने छोड़ दिया। 2 घंटे के बाद हम लोग जब देखते हैं तो पत्तियों की जो शिराएं है ना, ये ये हमको कैसे दिखती है? रेडिश कलर की दिखती है, रेडिश ऑरेंज कलर की नजर आती है। दैट मीन्स इस अभिरंजित को क्या कर लिया गया? अवशोषित कर लिया गया। फिर इस भाग को, ये जो स्तंभ वाला भाग है, इसको काटा, है ना? यहाँ काटा तो और कहीं पर भी है ना ऑरेंज कलर नहीं दिखा, लेकिन ये जो जाइलम वाला हिस्सा है वहां पर क्या किया?
ऑरेंज कलर क्या हुआ नजर आया है ना जाइलम पे। दैट मीन्स इस पानी को अवशोषित कर कर ऊपर तक पहुंचाने का काम किसने किया है, जाइलम ने किया है। तो यही प्रयोग था। समझ में आ गया। तो प्रवाह को प्रयोग द्वारा समझाइए, ऐसा आपके अगर क्वेश्चन आ जाता है ना तो इसको अच्छे से क्या करना, समझा देना बेटा। तो ये डायग्राम भी मैंने बना दिया है, बुक में नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो। और ये इस तरीके से बुक में लिया लिखा हुआ नहीं है, बट मैंने आपको समझा दिया है ना निष्कर्ष वगैरह। तो इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि पादपों में रसारोहण केवल जाइलम ऊतकों के द्वारा होता है। तो ये आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। फिर आता है रसारोहण की क्रिया विधि संबंधित क्या है, रसारोहण की क्रिया कैसे होती है, उससे संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं, है ना। तो रसारोहण से संबंधित जो सिद्धांत है उनको 3 ग्रुप्स के अंदर बांटा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि बुक से आप डायरेक्ट समझते हो तो समझ में नहीं आता है कि क्या दिया हुआ है। तो देखो मैंने एक चार्ट के थ्रू समझा दिया है आपको कि 3 ग्रुप्स के अंदर जितने भी सिद्धांत है उनको बांट देते हैं। पहला है जैव बल सिद्धांत, दूसरा है मूल दाब सिद्धांत और तीसरा है भौतिक बल दाब सिद्धांत। अभी तक जो है इसका जो है सबसे सिद्धांत मान्य है, बाकी ये 3 दिए गए थे लेकिन इतने मान्य नहीं है। तो जैव बल सिद्धांत के अंदर हमको बुक के अंदर के अकॉर्डिंग 3 सिद्धांत पढ़ने हैं। एक तो गोल्डवस्की जो है उन्होंने रिले पंप का सिद्धांत दिया वो पढ़ना है। जेसी बोस के द्वारा स्पंदन सिद्धांत दिया गया 1923 के अंदर, वो हमको पढ़ना है। और एक स्ट्रसबर्गर ने भी अपनी कोई थ्योरी दी थी, है ना, वो हम लोगों को पढ़नी है। तो जैव बल सिद्धांत जो है उसमें 3 है। फिर है मूल दाब सिद्धांत हमको एक पढ़ना है और भौतिक बल दाब सिद्धांत जो है वो हमको पढ़ना है। तो 3 कैटेगरी के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैव बल सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मतलब इन सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि पौधों में रसारोहण की क्रिया तने की जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं के कारण उत्पन्न होने वाले जैव बलों के कारण होती है। तो जैव बल सिद्धांत क्या कहते हैं कि रसारोहण की जो क्रिया है वो कोई बल उत्पन्न होते हैं किसके अंदर, तने की जीवित कोशिकाओं में। तना है, तने की जो जीवित कोशिकाएं हैं, जीवित है तो वो कोई ना कोई क्या करेगी, क्रियाएं करेगी, और उन्हें हम क्या कहेंगे, जीवित जो सजीव होते हैं, जो जितनी भी कोशि जो भी क्रियाएं करते हैं उन्हें हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। तो तने की जो जीवित कोशिकाएं हैं वो क्या करेगी, जैविक क्रियाएं करेगी, ठीक है। और इन जैविक क्रियाओं की वजह से क्या उत्पन्न होंगे, जैव बल उत्पन्न होंगे, कोई फोर्स काम करेंगे, है ना। उन फोर्स की वजह से क्या होगी, रसारोहण क्रिया होगी। तो ये जैव बल सिद्धांत है। अब जैव बल सिद्धांत के अंदर सबसे पहले गोडलेवस्की जो है उन्होंने अपना सिद्धांत दिया 1884 में, और इस सिद्धांत को कहा रिले पंप। समझ में आ रहा है ना। पहला हम पढ़ रहे हैं जिसको जैव बल सिद्धांत कहते हैं, और जैव बल सिद्धांत जो है इस बात पर आधारित है कि तने की जीवित कोशिकाएं क्या करती है, कुछ स्पेशल टाइप के क्या करती है, जैविक क्रियाएं करती है जिसकी वजह से कुछ बल उत्पन्न होते हैं, और बलों की वजह से रसारोहण की क्रिया होती है। मतलब जड़ें पानी को अवशोषित कर कर तने तक क्या करती है, पहुंचा देती है। इसी बात को आधार मानते हुए इन 3 व्यक्तियों ने अपनी थ्योरीज क्या करी थी, दी थी। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं गोडलेवस्की की जो रिले पंप सिद्धांत है वो। इस सिद्धांत के अनुसार जाइलम मृदुतक व मज्जा रश्मियों में पंपिंग क्रिया होती है। जाइलम 4 तरीके की कोशिकाओं से बना होता है, अभी मैंने बताया। तो जाइलम की जो मृदुतक कोशिकाएं हैं और जो मज्जा किरणें होती हैं उनमें क्या होती रहती है, पंपिंग क्रिया होती है। मतलब पंप करना, जो पंपिंग क्रियाएं होती है वो होती रहती है। ये पंपिंग क्रिया जाइलम मृदुतक व रश्मियों की कोशिकाओं में परासरण दाब में होने वाले आवर्तित परिवर्तन के कारण होती है। परासरण दाब क्या होता है बेटा, जैसे ये कोशिका है ना, तो ये कोशिका है। अब इसका जो कोशिका द्रव्य है ना, ये द्रव्य जो है पानी को अंदर आने से क्या करता है, रोकता है। कोशिका द्रव्य के द्वारा कुछ दबाव डाला जाता है जो कि इस यानी इस जल के अणु को अंदर आने से क्या करता है, रोकता है, या किसी भी जो विलायक होता है उसके प्रवेश को क्या करता है, रोकता है। तो पंपिंग क्रिया जो है जाइलम मृदुतक व मज्जा रश्मियों की कोशिकाओं में परासरण दाब में होने वाले आवर्तित परिवर्तन के कारण होती है। तो उसको हम लोग समझेंगे। जैसे ये कोई कोशिका है ना,
अब ये कोशिका है, कोशिका का क्या है ये? कोशिका द्रव्य, है ना? तो कोशिका द्रव्य जो होता है और बाहर क्या है? H2O। तो H2O जो है वो अपनी अधिक सांद्रता से किधर प्रवेश करेगा? कम सांद्रता की ओर। तो ये इधर जैसे प्रवेश करता है, तो कोशिका द्रव्य जो है इसको अंदर प्रवेश करने से रोकने के लिए क्या करता है? एक बल लगाता है, या हम बोलेंगे दाब लगाता है, ठीक है? प्रेशर लगाता है, जिसको हम बोलते हैं परासरण दाब, ठीक है? तो यहाँ पर जो है क्या कह रही है गोल्डन बस्की की थ्योरी, देखो कि जो है पंपिंग क्रिया जाइलम व मृदुतक मज्जा रश्मियों की कोशिकाओं में परासरण दाब में होने वाले आवर्तित परिवर्तन, यानी जो परासरण दाब है ना, वो कभी घटता है कभी बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होती है? ये पंपिंग क्रियाएं होती हैं। और ये आवर्तित परिवर्तन यानी परासरण दाब में होने वाले परिवर्तन के कारण ही क्या होती है? रसारोहण क्रिया होती है। आ रही बात समझ में? देखो, गोल्डन वस्की की थ्योरी कह रही है कि जाइलम जो मृदुतक है ना, और जो मज्जा किरणें हैं, मज्जा रश्मियां तो मज्जा किरणा किरणें पढ़ा है हम लोगों ने। जो वलकुट वाला हिस्सा होता है, वलकुट के बाद अंदर परिरंभ वाला हिस्सा होता है, वहां पर जो किरणों जैसी स्ट्रक्चर होती है, मज्जा किरणें कहते हैं। तो मज्जा किरणें और जाइलम मृदुतक जो है वो पानी को क्या करते हैं? पंप करते हैं नीचे से, कहां पर? ऊपर की ओर। और क्यों कर पाते हैं पंप? क्यों? क्योंकि ये जो है ना मज्जा किरणों की और जाइलम मृदुतक की जो कोशिकाएं होती है ना, इन कोशिकाओं के अंदर जो परासरण दाब होता है वो कभी घटता है और कभी क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। तो परासरण दाब जो है वो परिवर्तित होता रहता है। इसकी वजह से मज्जा किरणें और जाइलम मृदुतक की कोशिकाएं पानी को क्या कर पाती है? पंप कर पाती है। ये किसने कहा? गोल्डन वस्की ने कहा, जैव बल जो दाब सिद्धांत है उसके अंदर, ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? सर जेसी बोस के द्वारा 1923 के अंदर स्पंदन सिद्धांत दिया गया। इन्होंने टेलीग्राफ पादप पर अपना प्रयोग किया, ठीक है? इनके अनुसार लयबद्ध स्पंदन क्रिया वलकुट की आंतरिक परत में होती है। ये स्पंदन वलकुट की उन कोशिकाओं में होता है जो अंतःत्वचा के क्या होता है? संपर्क में होता है। स्पंदन होना, हमारा हार्ट जैसे बीट करता है ना, वैसे ही जो वलकुट की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती है? बीट करती कंटिन्यू। उसकी वजह से रसारोहण की क्रिया होती है। और एक स्पंदन में कितने का समय लगता है? जो है एक स्पंदन में एक एक स्पंदन के अंदर जो 14 सेकंड है उसका क्या करता है? टाइम लगता है ना। तो ये कह रहा है कि जो वलकुट होता है, वलकुट क्या होता है बेटा? अगर हम लोग इसको समझेंगे, जेसी बोस के अकॉर्डिंग देखो, अगर हम पादप की अनुप्रस्थ काट की बात करते हैं तो सबसे पहले होती है बाह्य त्वचा, फिर अधस त्वचा, है ना, और फिर आता है वलकुट, और फिर आती है अंतस त्वचा। तो इन्होंने कहा कि अंतस त्वचा के संपर्क वाली जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है? स्पंदन होता है, कुछ एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से रसारोहण की क्या होती? क्रिया होती है। और इस स्पंदन को, इस मूवमेंट को इन्होंने क्या किया? नापा था एक यंत्र के द्वारा। और ये इन्होंने नोट किया किसमें? टेलीग्राफ के पादप में, है ना। तो ये था किसका? जो जेसी बोस है उनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, स्पंदन सिद्धांत को। फिर उसके बाद है स्ट्रसबर्गर ने 1891 में एक और सिद्धांत दिया कि जीवित कोशिकाओं का रसारोहण की क्रिया विधि से सीधा संबंध नहीं होता, कि यानी जो कोशिकाएं जीवित है यानी जिनमें कोशिका द्रव्य उपस्थित है, उनका रसारोहण से कोई सीधा संपर्क नहीं होता है, परंतु इनकी उपस्थिति इस क्रिया के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए क्या है? आवश्यक है। बट क्या है? जो है रसारोहण की क्रिया के लिए जो वातावरण चाहिए वो जो है जीवित कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है? बनाया जाता है। फिर आता है कौन सा? मूल दाब सिद्धांत।
मूल दाब सिद्धांत जो है, रूट प्रेशर थ्योरी जो है, क्या कहती है, मूल दाब शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टीम हेल्स ने किया था। किसने किया? स्टीफन हेल्स के द्वारा किया गया। मूल दाब की अलग-अलग परिभाषाएँ मैंने 2-3 लिखी है, अगर आपको पूछ लिया जाता है तो। पौधों की जड़ों में उपापचय क्रियाओं के कारण उत्पन्न होने वाला दाब क्या कहलाता है? मूल दाब कहलाता है। ये तो मेरी थ्योरी है, ठीक है? कि उपापचय क्रियाएँ जितनी भी होती है पौधों की जड़ों में, उसकी वजह से एक दाब बनता है, जिसको मूल दाब कहते हैं। फिर है आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि मूल दाब कैसे बनता है, तो मृदुतकी यानी ऐसी कोशिकाएँ जो क्या करती है, भोजन निर्माण का काम करती है ना, तो मृदुतकीय कोशिकाओं की कोशिका भित्ति कैसी होती है? लचीली प्रकृति की होती है। कैसी होती है? लचीली प्रकृति की होती है। मृतकीय कोशिकाओं में जल या विलयन के प्रवेश से उनकी कोशिका भित्ति में क्या हो जाता है? तनाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि ये मृतकीय कोशिका है, इसमें क्या प्रवेश कर गया है? जल, H2O है ना? तो इसकी वजह से इस पे क्या लगेगा? दाब लगेगा कि नहीं लगेगा? तो भित्ति पर दाब लगता है, इसे हम कह रहे हैं तनाव लगता है। जब कोशिका पुनः अपनी सामान्य स्थिति में आने का प्रयास करती है, तो इसकी कोशिका द्रव्य पर धनात्मक दाब पड़ता है। कोशिका वापस अपनी अगर नॉर्मल अवस्था में देखो, यहाँ से इसको मैं ऐसे समझाती हूँ बेटा आपको, देखो क्या होता है। ये वृत्त की कोशिका है ना? अब इसमें कोई भी मॉलिक्यूल जो है जल के प्रवेश कर गए। अब जल की मात्रा यहाँ बढ़ी है, तो ये कोशिका फैलेगी कि नहीं फैलेगी? यहाँ पे दबाव पड़ा, है ना? तो दबाव पड़ने की वजह से यानी ये भित्ति इसकी क्या होती है? खिंच जाती है, तो इसको हम खिंचाव या तनाव कहते हैं। ठीक है? अब वापस ये कोशिका क्या करेगी? अपनी नॉर्मल स्टेट में आने का क्या करती है? मतलब कोशिश करती है कि मैं जो ये फैली हूँ, उतनी नहीं फैलूँ और मैं वापस इस कंडीशन में आ जाऊँ। तो वैसी कंडीशन में आने के लिए जो एक्स्ट्रा जो इसका कोशिका द्रव्य होता है, वो क्या कर देता है? निकल जाता है। कोशिका द्रव्य निकल कर कहाँ जाता है? वाहिकाओं के अंदर चला जाता है ना? जाइलम की जो वाहिकाएँ होती है ना, उसके अंदर चला जाता है। अब जाइलम की वाहिकाओं में जाने के बाद उसके बाद ये कोशिका द्रव्य किसके ऊपर दाब डालेगा? जाइलम की वाहिकाओं पे, है ना? जाइलम की वाहिकाओं पे ये कोशिका द्रव्य इसके अंदर जा रहा है, तो इसकी भित्ति पर क्या करेगा? दाब डालेगा। तो वाहिकाओं के अंदर जो दाब पड़ता है, किसकी वजह से? इस कोशिका द्रव्य की वजह से, इस दाब को हम लोग क्या कह रहे हैं? मूल दाब कह रहे हैं, ठीक है? तो ये थ्योरी ये कहती है कि इस मूल दाब के कारण क्या हो रहा है, जो जल है उसका रसारोहण हो रहा है, मतलब जल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? यहाँ पर मूल दाब शब्द का प्रयोग स्टीफन हेल्स के द्वारा किया गया। मूल दाब की जो परिभाषा है पौधे की जड़ों में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप है। तो यहाँ पर देखो, मृदुतकीय पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कोशिका भित्ति लचीली प्रकृति की होती है। मृदुतकीय कोशिकाओं में जल या विलयन के प्रवेश से उनकी कोशिका भित्ति में क्या उत्पन्न होता है? तनाव होता है। जब कोशिका पुनः अपनी सामान्य स्थिति में आने का प्रयास करती है, तो इसे कोशिका द्रव्य पर धनात्मक दाब पड़ता है, जिससे कोशिका द्रव्य की कुछ मात्रा निकलकर कहाँ आ जाती है? वाहिकाओं में आ जाती है। कोशिका द्रव्य की वाहिकाओं से उत्पन्न दाब को हम मूल दाब या रूट प्रेशर कहते हैं। मूल दाब जाइलम वाहिकाओं के रस में पाए जाने वाला धनात्मक दाब मूल दाब कहलाता है। तो ये को डेफिनेशन है कि जाइलम वाहिकाओं के रस में पाया जाने वाला धनात्मक दाब क्या कहलाता है? मूल दाब कहलाता है। जल है, पेरेन्काइमा कोशिका है, पेरेन्काइमा कोशिका में क्या पहुंच गया है? जल पहुंचा है, ठीक है, जिससे इनमें क्या हो गया? भित्ति में तनाव आया। तनाव के कारण ये वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आने का प्रयास करेगी, तो कोशिका इस पेरेन्काइमा कोशिका का कोशिका द्रव्य जो है वो क्या करेगा? वाहिकाओं में आ जाता है। वाहिकाओं में एक दाब उत्पन्न होता है, जिसे मूल दाब कहा जाता है। मूल दाब का जो है नापा जाता है किससे? मैनोमीटर से। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखना। मूल दाब को किससे नापा जाता है? मैनोमीटर से। पौधों में मूल दाब का माप अ, अ, 2 वायुमंडलीय दाब से अधिक नहीं पाया जाता है ना? 2 वायुमंडलीय दाब पौधों
में जल को कितना सिर्फ 20 मीटर तक चढ़ाने के लिए पर्याप्त होता है। काष्ठीय पौधों के लिए कितना चाहिए होता है 20 एटीएम दाब की आवश्यकता होती है। इसीलिए सारे पौधों के लिए ये थ्योरी एलिजिबल नहीं मानी जाती। पौधों में कितना कर पाते हैं सिर्फ 2 एटीएम तक ही कर सकते हो। 2 एटीएम से कितने मीटर तक जल चढ़ सकता है? यानी अगर 2 एटीएम का मतलब है वायुमंडलीय दाब है ना, 2 वायुमंडलीय दाब जो है अगर पौधों के अंदर इतना पाया जाता है तो सिर्फ 20 मीटर तक क्या किया जा सकता है? पानी को ऊपर तक चढ़ाया जा सकता है जड़ से, है ना? लेकिन काष्ठीय पौधे तो बहुत लंबे-लंबे होते हैं ना, 20 मीटर से भी ज़्यादा लंबे होते हैं, तो इसके लिए कितने की आवश्यकता होती है? 12 एटीएम दाब की, पर फिर भी उनमें पानी चढ़ रहा है। इसलिए ये क्या है? एलिजिबल नहीं है। फिर है तीसरी थ्योरी भौतिक बल दाब की। इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण केवल भौतिक बलों के कारण होता है। ठीक है, रसारोहण किसकी वजह से होता है? भौतिक बलों के कारण होता है। जीवित कोशिकाएं इसमें भाग नहीं लेती। भौतिक बल दाब की थ्योरी क्या कहती है कि रसारोहण की क्रिया सिर्फ भौतिक बल के कारण होता है। जीवित कोशिकाओं का इनमें कोई रोल नहीं है और इसमें सबसे इसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा है कौन कौन से बल जो है वो काम करते हैं? वायुमंडलीय दाब, अंतः शोषण, केशिकात्व, ये सब काम करते हैं। और जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है बेटा इसके अंदर वो है ससंजन तनाव सिद्धांत अथवा वाष्पोत्सर्जन या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। ये जो है जो मेन इसके अंदर क्या किया गया है, माना गया है। इस सिद्धांत को सबसे एलिजिबल सर्वाधिक मान रसारोहण के लिए सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है ससंजन तनाव सिद्धांत या इसको वाष्पोत्सर्जनाकर्षण भी कहा जाता है या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत डिक्सन व जोली द्वारा 1894 को दिया गया। ठीक है, अब इसको आपकी बुक में दे नहीं रखा लेकिन मैं आपको इसको समझा रही हूँ कि इसको हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। पहली स्टेज है वाष्पोत्सर्जन कर्षण, ठीक है, दूसरा है जल का ससंजन बल और तीसरा है जल स्तंभ की जो है निरंतरता, है ना। इसको हम तीन, इस थ्योरी को तीन जो है प्रोस्पेक्टस में हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आता है वाष्पोत्सर्जन कर्षण। ट्रांसपीरेशन पूल क्या चीज होती है? पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल की क्या होती है? कमी होती है। पत्तियों के द्वारा या पौधे के वायवीय भागों में जो रंध्र उपस्थित होते हैं उसके द्वारा जल को किस रूप में निकालना? वाष्प के रूप में निकालने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन में पानी जब बाहर निकल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जल की क्या हो रही है? कमी हो रही है। जल की कमी पर्णमध्युतक कोशिकाओं में भी होती है। पर्णमध्युतक मालूम है ना, ये ऊपरी अधिचर्म है और ये निचली अधिचर्म है पत्ती में और बीच में जितना भी उत्तक पाया जाता है वो पर्णमध्युतक कहलाता है। तो पर्णमध्युतक में भी कमी होती है। जल की कमी को जाइलम द्वारा पूर्ण किया जाता है। अब ये जो कमी हुई उसको किसने पानी दिया? जाइलम ने दिया, तो ये जाइलम में भी पानी की क्या हो गई? कमी हो गई, है ना। जाइलम में भी कमी हो जाती है। जाइलम में होने वाली इस कमी से एक खिंचाव या तनाव उत्पन्न होता है। इसको हम वाष्पोत्सर्जन कर्षण कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कर्षण पर्ण से जाइलम से जड़ों के जाइलम तक उत्पन्न होता है। यानी ये जो खिंचाव होता है वो पत्ती के जाइलम से लगाकर जड़ के जाइलम तक उत्पन्न होता है। यह कर्षण ऋणात्मक खिंचाव कहलाता है क्योंकि ये वायवीय भागों से भूमि भागों की ओर होता है। इस खिंचाव को ऋणात्मक खिंचाव इसलिए माना जाता है क्योंकि ये उल्टा होता है, ऊपर से किधर होता है? नीचे की ओर होता है, इसलिए इसको ऋणात्मक खिंचाव भी कहते हैं। फिर है जल का संसंजन बल। अब जल के अणुओं के मध्य लगा एक तीव्र बल क्या कहलाता है? अब मिट्टी के जो, जैसे कि ये सपोज ये यहाँ पर आपके हो गई, ये कोशिका भित्ति होगी किसकी? मूल रोम की, है ना। ये कोशिका भित्ति हो गई। अब ये जो जल के अणु हैं उनके आपस में एक बल काम करता है जो इनको चिपकाने का काम करता है, उसे हम सहसंजन बल कहते हैं। अब ये जल के अणु जो हैं वो आपस में एक दूसरे से इस बल के द्वारा चिपक गए तो एक लाइन बन गई कि नहीं बन गई अणुओं की? ठीक है, अब ये जो जल के अणु हैं वो कोशिका भित्ति से, ये क्या बना रखी है मैंने? कोशिका भित्ति बना रखी है। तो इस कोशिका भित्ति से भी जुड़ते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? आसंजन बल। आसंजन बल किसको चिपकाता है? जल के अणुओं को कोशिका भित्ति से। और सहसंजन बल किसको चिपकाता है? जल के अणुओं को आपस में चिपकाता है। ठीक है, तो सहसंजन बल के कारण क्या होता है? जल के अणु अधिक
मजबूती से जुड़े रहते हैं तथा जल के अणुओं को पृथक करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। फिर है आसंजन बल, जल के अणु तथा कोशिका भित्ति के बीच उत्पन्न बल को आसंजन बल कहते हैं। आसंजन बल व ससंजन बल साथ में काम करते हैं तथा जल एवं कोशिका भित्ति के बीच क्या होती है, निरंतरता बनी रहती है। देखो क्या हुआ, अभी तक हम लोगों ने देखा कि कौन-कौन से स्टेप है। एक तो है वाष्पोत्कर्षण, फिर है ससंजन बल, फिर है आसंजन बल, है ना? और लास्ट आपका रहता है जल स्तंभ की निरंतरता। चलो इसको मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। देखो, लास्ट हमारी थ्योरी जो है, भौतिक बल उसमें काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, जैसे ये जड़ है ना? ये इसका वायवीय भाग है, ठीक है? तो रंध्र के माध्यम से क्या हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, ठीक है? अब ये पानी की कमी जो है, वो पर्ण मध्योतक में हुई पहले, ठीक है? पर्ण मध्योतक में हुई ये कमी, तो इसको पूरा किसने किया? जाइलम ने। जाइलम में उपस्थित जितना भी पानी था वो यहाँ दे दिया गया। अब जाइलम ने पूरा पानी इधर दे दिया, लेकिन रंध्र के माध्यम से जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है वो कंटिन्यू हो रही है। तो अब ये कमी जो जाइलम ने पूरी की थी, जाइलम ने अपना सारा पानी दे दिया, तो कमी किसमें हो गई, जल की? जाइलम में भी हो गई, ठीक है? अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक? जो पत्तियों का जाइलम है वहां से लगाकर जो मूल का जाइलम है वहां तक एक खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है? इस खिंचाव को हम बोलते हैं वाष्पोत्कर्षण खिंचाव, ठीक है? नेगेटिव है क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। समझ आ गया? अब उसके बाद क्या होता है, अब ये खिंचाव जब उत्पन्न होता है तो जड़ की जो कोशिकाएं हैं वो किसको अपने अंदर लेने का प्रयास करती है, जल के अणुओं को अपने अंदर लेने का प्रयास करती। खिंचाव है तो ऑब्वियस सी बात है, ये खिंचाव किसको खींचेगा, मृदा में उपस्थित जल को खींचेगा, ठीक है? तो पानी की कंटिन्यूटी क्यों बनी रहती है, क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में एक बल पाया जाता है जिसको कहा जाता है सहसंजन बल, ठीक है? तो पानी के अणु कंटिन्यू इसके साथ चिपके हुए हैं। अब उसके बाद ये जो अणु है और ये जो मूल रोम की कोशिका भित्ति है, ठीक है, उसके बीच में भी एक बल काम करता है, उनको आपस में चिपकाने का काम करता है और उस बल को कहते हैं आसंजन बल कहते हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से कंटिन्यूटी में पानी क्या होता रहता है, अंदर आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, ठीक है? फिर आता है जल स्तंभ की निरंतरता। अब यहाँ पर ये खिंचाव की वजह से ये जो जल है वो कंटिन्यूटी के अंदर क्या करता रहता है, ऊपर की ओर जाता रहता है। तो ये जो बना उसे हम बोलते हैं जल स्तंभ, ठीक है? तो इस तरीके से जल का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, कहाँ से? जड़ों से लगाकर जो हमारे पत्तियां हैं वहां तक। तो ये लास्ट क्या थी, हमारी थ्योरी थी, ठीक है? किससे रिलेटेड? जो हमारा जल ट्रांसफर होता है उससे रिलेटेड, ठीक है? तो ये रहा जल स्तंभ की निरंतरता। जल स्तंभ जाइलम कोशिका की गुहा में निरंतर बना रहता है, टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि सहसंजन बल और आसंजन बल क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं। इसकी वजह से कंटिन्यूटी में क्या होता रहता है, जल ट्रांसफर होता रहता है। अतः सिद्धांत के अनुसार वाष्पोत्सर्जन से उत्पन्न तनाव जल के अणुओं के मध्य जो है व्यापक सहसंजन बल के कारण पात्रों के जल को नीचे से शीर्ष तक क्या करता है, नीचे से शीर्ष की ओर जो है निष्क्रिय रूप से खींचता रहता है। एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती जो है थ्योरी के अकॉर्डिंग। इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण में किसी प्रकार की उपापचय ऊर्जा का व्यय नहीं होता, न ही जीवित कोशिकाओं का कोई योगदान होता है। तो ये इस तरीके से आपका जो चैप्टर है बेटा वो कंप्लीट होता है। छोटा सा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अच्छे से इसको क्या करना, कर लेना।